जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अब तक आपने जाना 1961 से दुनिया के सामने नए स्वतंत्र देशों ने इस दो ध्रुवीयता को चुनौती दी और दुनिया के सामने एक तीसरा विकल्प रखा जिसका नाम था गुट निरपेक्षता अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको शॉर्टकट इंग्लिश में NAM नाम कहते हैं। इस नाम ने गुट निरपेक्षता ने विश्व को पूर्ण ध्रुवीकरण को होने से रोका और विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने संयुक्त राष्ट्र संघ का भी भरपूर साथ दिया। तो दो गुटों के खिलाफ एक तीसरी दुनिया जो स्वतंत्र देशों की थी वो आ गई थी। इन जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे, इन्हें अच्छे से पता था कि दोनों महाशक्तियों से अलग रहकर अगर हमने हमारा आर्थिक विकास नहीं किया तो हमें वापस इन्हीं धनी देशों के ऊपर, इन विकसित देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। इस बात को लेकर ये आपस में अच्छा सहयोग बनाए हुए थे। आपसी बातचीत है वो इस मुद्दे को लेकर जारी थी भी, हमें इनसे अलग भी रहना है और हमें हमारे देश का आर्थिक विकास भी करना है। और धनी जो देश है, ये गरीब नए जो देश उत्पन्न हुए, उनका ये आर्थिक विकास में सहयोग करें, इसी समझ को लेकर एक नई आर्थिक व्यवस्था का जन्म होता है जिसका नाम है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट बोलते हैं NIEO। फुल फॉर्म की बात करें तो आप यहां देखें, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म होता है और इसे जन्म देने का काम किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में व्यापार और विकास को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसका नाम था अंकटाड। ये इंग्लिश का हिंदी फॉर्म है UNCTAD, इसको बोलते हैं अंकटाड। तो 1972 में UNO ने अंकटाड सम्मेलन किया था। अंकटाड जिसका फुल नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इस सम्मेलन से एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट का शीर्षक था टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट इस सम्मेलन के अंदर तैयार की गई, जिसको हिंदी में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की ओर। विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की ओर। इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि विश्व के अंदर जो आर्थिक रूप से असमानता आ गई है, उस असमानता को दूर करना है और धनी जो देश है, विकसित जो देश है, वो नए उदयमान जो देश है, इनकी मदद करेंगे। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण काम है वो UNO द्वारा किया गया। अब एक चीज आप समझिए, यहां पर भी जब शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध में दो गुट बने, हम बार बार बात कर रहे हैं पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट, यानी ये पूर्वी और ये पश्चिम। तो यानी इन देशों के बीच का संबंध कहलाया राजनीति विज्ञान में पूर्व पश्चिम संवाद। तो इन्हीं के बीच डायलॉग डिलीवरी है वो चल रही थी। ये पूर्व पश्चिम डायलॉग डिलीवरी चलती थी शीत युद्ध के समय। लेकिन अब जब यहां UNO ने ये कहा भी हमें इन देशों का भी, नए देशों का भी विकास करना है, तो एक नए संवाद की जरूरत यहां पर महसूस हुई। वो हुई उत्तर दक्षिण संवाद। जो पहले पूर्व पश्चिम के बीच में डायलॉग डिलीवरी हर चीज को लेकर हो रही थी, उसे कहा गया अब कि उत्तर दक्षिण डिलीवरी है वो कर दी जाए। यानी पूर्व पश्चिम तो हो ही रहा था, उत्तर दक्षिण कीजिए। उत्तर दक्षिण का बंटवारा उन्होंने कैसे किया?
उन्होंने किया इस कर्क रेखा के आधार पर। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, इसको आधार माना कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर के जो देश हैं वो उत्तरी पक्ष हो गया और नीचे वाला दक्षिणी पक्ष हो गया। यहां राजनीतिक संदर्भ में मैं ये बात कर रहा हूं। और एक अपवाद भी है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है वो ऊपर वाले ग्रुप में ही कहलाए, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी इस पश्चिमी गुट के साथ थे, तो उनको उधर ऊपर ही शामिल किया। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के लगभग ऊपर वाले जो यूरोप और अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया है, ये विकसित देश थे। इनके पास जो संसाधन थे वो अच्छे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका अच्छा था। लेकिन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की बात करूं, जो कर्क रेखा के नीचे हैं या उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये आर्थिक रूप से कमजोर था, या कह दे भी बहुत कुछ देश अविकसित, कुछ अल्प विकसित देश थे, इनके पास संसाधनों की कमी थी। तो यूएनओ ने इन्हें कहा गया, ऊपर वाले देशों को कहा भी आप नीचे वाले इन देशों को आर्थिक मदद करेंगे। ये काम यहां पर इस सम्मेलन के दौरान किया गया। यानी 1972 से जो ये शुरुआत होती है इसकी, तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक जागृति का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। और इस व्यवस्था से इन अल्प विकसित जो नए उदीयमान जो देश थे, इनको लाभ होने वाला था। अब बात करें भी इन देशों को इससे क्या लाभ होने वाला था, एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा को लेकर। यानी उत्तर दक्षिणी संवाद स्टार्ट हो गया, तो इस संवाद से इन देशों को क्या आर्थिक लाभ है वो होने वाला था। नंबर 1, अल्प विकसित देश है वो अपने प्राकृतिक जो संसाधन है उन पर इनका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये देश आजाद होते जा रहे थे, तो ये जो ऊपर वाले जो देश है, यूरोपीय जो देश है, वो इनके संसाधनों पर भी अधिकार किए हुए थे, उनका दोहन वो करते थे, वो ही निकालते थे। तो अब क्या होगा इससे कि प्राकृतिक संसाधनों पर इनका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। नंबर 2, दूसरे लाभ की बात करें कि जो अल्प विकसित देश हैं वो पश्चिमी देशों के, यानी इन देशों के, यूरोप के बाजार में अपना माल है वो बेच सकेंगे। और जब यूरोपीय देशों में, इन पश्चिमी देशों में अपना माल बेचेंगे तो इन्हें लाभ भी होगा। और एक तीसरे लाभ की बात करें जो कि अल्प विकसित देशों को होने वाला था भी, इस जो सिस्टम था, इस सिस्टम के तहत अब जो ऊपर वाले जो विकसित देश है उनसे ये टेक्नोलॉजी ले सकते थे कम कीमत के ऊपर। तो यानी टेक्नोलॉजिकल जो आपस में आदान प्रदान ज्ञान का होना था, उसके लिए इनका पैसा है वो कम लगना था। एक ये फायदा था। चौथा था भी अंतरराष्ट्रीय जो इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूट है, आर्थिक जो संस्थाएं बनी हुई है, इनमें भी इन देशों की भूमिका है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो ये प्रमुख 4 लाभ प्राप्त होने हैं अल्प विकसित देशों को जब ये उत्तर दक्षिणी संवाद है वो शुरू होना है। अब तक आपने क्या समझा था? पहले जब 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें आर्थिक विकास के ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग टाइम था। उस टाइम तो गुट बनाना था भी हम किस प्रकार नए देश अपनी स्वतंत्रता को कायम रख सके। और 1970 का जो दशक का जो मध्य, यानी 1972 के से जो काम स्टार्ट होता है, आर्थिक विकास के मुद्दे यहीं से निकलने स्टार्ट होते हैं 1972 से। इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन जो नाम था वो आर्थिक दबाव समूह भी बनता जा रहा था भी हमारा आर्थिक विकास होना चाहिए। यूएनओ के साथ लगातार ये जो संपर्क है वो बनाया हुआ था और लाभ भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था। लेकिन कहानी बढ़ते बढ़ते कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस सिस्टम को स्टार्ट हुए ही, क्योंकि अभी तो काम स्टार्ट होना था द्रुत गति से। लेकिन 1980 का दशक आ जाता है जब NIEO
यानी नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रयास है वो धीमे पड़ जाते हैं, स्लो हो जाता है। वही बात जब आती है ना, भी यूएन ने कोशिश तो करता है लेकिन विकसित कंट्री है वो उसकी पार ही नहीं पड़ने देते। अब बात ये करें भी 1980 के दशक से ये NIEO व्यवस्था धीमी क्यों पड़ गई? क्योंकि सभी जो विकसित देश थे उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। सीधी सी बात करूं भी मारूं को नहीं खर्चो उठाई जैकिंग हुई भी हम ऐसा नहीं करेंगे, ये विरोध कर रहे थे भी हम किसी की क्यों मदद करें, हमें तो खुद स्ट्रांग होना है। और कमबख्त खुद भी तो हथियारों की होड़ में लगे थे, रक्षा के ऊपर बजट बहुत लग रहा था, तो ये इस प्रकार की सरदर्दी नहीं रखना चाहते थे। जैसे अमेरिका ने तो कह दिया भी अगर हम इनको, अमेरिका तो खूब विरोधी रहा था इस चीज का, अमेरिका ने कहा भी अगर हम इनको आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग करते रहे तो ये कल को हमें नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि अमेरिका ने स्पष्ट कह दिया था कि हमें सोवियत संघ से इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना इस गुट निरपेक्षता के आंदोलन से जुड़े हुए जो देश है उनसे नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब भी हम यूएनओ के अंदर कोई मामला उठाते हैं तो ये जो गुट निरपेक्ष वाले जो देश हैं 80% देश हैं वो हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, और अगर वोटिंग होती है तो हमारे खिलाफ वोटिंग करते हैं। हम क्यों इनका डेवलपमेंट करें? भी सीधी सी बात है, जब ये हमारे काम नहीं आ सकते तो हम इनके काम क्यों आए? तो इस प्रकार से इन विकसित देशों के विरोध करने से ये नई जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है वो उसकी स्पीड है वो कम पड़ गई। इस प्रकार से इस आर्थिक व्यवस्था को विकसित देश ने विरोध किया, तो दूसरी तरफ जो नाम आंदोलन के जो देश थे वो अपनी एकता को बनाए रखने के लिए जी जान से मेहनत है वो कर रहे थे। तो ये तो था अपना तीसरी दुनिया के बारे में सारी जानकारी। हमने गुट निरपेक्षता के बारे में पिछले पार्ट के अंदर भी पढ़ा, और आज भी हम गुट निरपेक्षता के देशों में किस प्रकार से आर्थिक विकास हो सकता था उस पर भी चर्चा की। क्या प्रोजेक्ट आया और कब इसका विरोध आया, क्यों विरोध किया, क्या इन देशों को लाभ होने वाला था, उनके ऊपर चर्चा की। अब हम टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, स्टोरी को और आगे ले जाते हैं और बात करते हैं भारत और शीत युद्ध के ऊपर। यानी जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो भारत ने इसके अंदर क्या भूमिका निभाई? जैसा कि आप अब तक जान चुके हो, समकालीन विश्व राजनीति में भारतीय दृष्टिकोण का सारांश क्या रहा है? वो रहा है गुट निरपेक्षता। क्योंकि लीडरशिप की थी गुट निरपेक्षता के जनक देशों में हमारा भारत भी शामिल था। तो भारत ने इस गुट निरपेक्षता के आधार पर दो तरीके से अपनी भूमिका निभाई। एक तो क्या ही पहली कि ये भारत किसी भी गुट में यानी किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं हुआ, एक भूमिका तो ये निभाई। दूसरी कि नए जो आजाद देश थे, भारत के अलावा भी जो देश आजाद हो रहे थे, उनको भी इन गुटों में जाने से रोका। तो दो तरीके से स्टार्टिंग में भारत ने भूमिका है वो निभाई। अब हम कह सकते हैं कि इसमें भारत की नीति न तो नेगेटिव थी और न ही एक्टिव वाली थी, और न ही वहां से भागने की यानी पलायन की कोई नीति यहां पर थी, बल्कि भारत तो अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक्टिव होकर हस्तक्षेप करना चाहता था। भैया मैं भी आपके साथ इंटरनेशनल लेवल के जो मुद्दे हैं उनके बीच में आऊंगा। दुनिया को बता रहा था भाई लोगों हम भी कोई चीज हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। दूसरी बात यह थी कि दोनों गुटों के बीच में, इन दोनों गुटों के बीच में मतभेद को भी कम करने में पूरी कोशिश है वो इंडिया ने की, ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो नहीं हो। और एक चीज और आपको बताऊं, शीत युद्ध के दौरान ही भारतीय राजनेता, भारत के जो राजदूत, राजनयिक जिनको कहते हैं, वो भी अच्छे दिमागी बंदे थे। तो इसलिए जब कभी भी दुनिया में
कोई समस्या आती थी तो उन समस्याओं को सुलझाने के अंदर भारतीय राजदूत और नेताओं का जो सहयोग है वो लिया जाता है, समझौता करवाने के लिए भेजा जाता था, मध्यस्थता करवाने के लिए भेजा जाता था। जैसे आपको याद हो, मैंने बताया था जब उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का विवाद चल रहा था 1950 और 53 का जो टाइम था, उस टाइम इनके बीच में मध्यस्थता करने में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और इन सब कार्यों में भारत ने हमेशा गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो अपने सदस्य देश है उनको भी साथ में रखा था। यूं नहीं है भी खुद ही आगे बढ़ता रहा भी हाँ ठीक है भी बस मेरा ही मेरा हो रहा है, मेरे जो सपने थे वो क्लियर हो रहे हैं, ऐसा नहीं था। उसने अपने सभी सदस्य देशों को भी हमेशा अपने साथ रखा और अपने विश्वास में रखा था। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौरान भारत ने स्टार्टिंग किस प्रकार से की उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से जो भारत ने ये सिस्टम अपनाया, यहाँ पर गुट निरपेक्षता से भारत को दो महत्वपूर्ण लाभ होने वाले थे। तो यहाँ पर ये अच्छा प्रश्न है भी गुट निरपेक्षता से शीत युद्ध के दौरान भारत को क्या कौन से दो लाभ होने वाले थे, तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। भी पहले तो हमने ये पढ़ लिया भी भारत ने किया क्या, अब भारत को बेनिफिट क्या होने वाला था उस पर बात करें। पहला तो ये है कि भारत अपने लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सकता था, अपना पक्ष है वो खुद रख सकता था। दूसरा लाभ इसको यह प्राप्त हो रहा था कि भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि जब एक महाशक्ति जैसे यूएसए भारत के खिलाफ हो जाता था, थोड़ा सा लगता भी हाँ ये थोड़ी ज्यादा खींचातानी कर रहा है, यूएसए ज्यादा खींचातानी कर रहा है इंडिया के साथ, तो भारत सोवियत संघ की तरफ झुकाव कर लेता था। और जब सोवियत संघ भारत की तरफ कोई उल्टा पुल्टा फैसला लेता या डिस्टर्ब करता तो ये अपना झुकाव है वो अमेरिका की तरफ कर लेता था। यानी इस कारण भारत है वो दोनों गुटों से न तो कभी दूर रहा और न ही उनके पास आया स्टार्टिंग में। और दोनों गुट इसी कारण से भारत को लेकर बेफिक्र नहीं हो सकते थे भी हाँ भी यार ये अपने को परेशान नहीं करेगा, और न ही उसके ऊपर धौंस जमा सकते थे। तो बेफिक्र भी नहीं होने दिया दुनिया के दोनों गुटों को, और अपनी धौंस भी अपने देश के ऊपर, राष्ट्रहित के ऊपर भारत ने नहीं जमाने दी। ये दो महत्वपूर्ण लाभ इस नीति के कारण भारत को हो रहे हैं। और अब बात करते हैं भी कुछ अच्छी चीजें जो हमें दिख रही है, उसके साथ साथ हम कहते हैं भी भारत एक गुट निरपेक्ष देश है, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी गुट निरपेक्षता की आलोचना होती है। बुरा ये होती है भी नहीं तू सही तरीके से गुट निरपेक्ष नहीं है। तो परीक्षा की दृष्टि से इस आलोचनात्मक दृष्टि को भी देख लेते हैं भी भारत के गुट निरपेक्षता की आलोचना क्यों होती है। दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर इस आलोचना के बारे में समझते हैं। पहली तो ये कि भारत की जो गुट निरपेक्षता है ये सिद्धांत विहीन है, कि भारत की जो गुट निरपेक्षता है वो सिद्धांत विहीन है। कि भैया तेरा कोई सिद्धांत नहीं है। जो आलोचक हैं वो तो कहेंगे, भारत वाले थोड़ी कहेंगे, दूसरी दुनिया वाले कहते हैं भी भारत की आलोचना करते हैं गुट निरपेक्षता की, कि भारत की गुट निरपेक्षता है वो सिद्धांत विहीन है। भारत कई बार अपने लाभ हानि को देखते हुए डिसीजन लेता है, अपना राष्ट्रहित देखता है, इसलिए वो कई बार जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर कोई समस्या हो जाती है, कोई गंभीर मामला हो जाता है, तो उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता और टिप्पणी करने से बचता है। क्यों? क्योंकि भारत विवाद में नहीं पड़ना चाहता, किसी भी गुट को वह नुकसान नहीं मतलब परेशान नहीं करना चाहता और उनसे कोई नुकसान मोल नहीं लेना चाहता। तो इस बात की आलोचना होती है भैया ये क्या तरीका हुआ, अपने लाभ के लिए चुप हो जाते हो आप। तो इसलिए आपको क्या वो ये विरोधी ये कहते हैं भी बोलना चाहिए। अगर आप गुट निरपेक्ष और आप ये कहते हो भी हम अपनी बात भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर रखेंगे तो क्या बोलो, लेकिन क्या भारत है ना अपने लाभ हानि की गणित लगाकर ही अपनी बात है वो कहता है। तो अब ये तो हुई पहली आलोचना की बात जो दुनिया करती है। दूसरी आती है कि भारत का जो बिहेव है वो उसके अंदर स्थिरता नहीं है, यानी अस्थिर है और विरोधाभासी है। ये दो बात और आती है कि भारत का
जो व्यवहार है वो स्थिर नहीं है और विरोधाभासी है, बड़ा क्लियर नहीं हो पाती है। भी भारत ने क्या किया, भारत ने गुट निरपेक्षता के अंदर दूसरे देशों को इन दोनों गुटों में जाने से रोका, उन दोनों महाशक्तियों से जुड़ने से रोका, लेकिन खुद ने क्या किया कि भारत ने खुद ने अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ दोस्ती कर ली थी। तो क्या जब तू दूसरों को रोक रहा है तो फिर सोवियत संघ के साथ दोस्ती क्यों की? उससे अमेरिका को यह लगा भी भारत तो अब सोवियत संघ के गुट में शामिल है, वो हो गया है, लेकिन भारत फिर भी कह रहा था कि हमारे अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है, हमारे तो सोवियत संघ के साथ भी अच्छे संबंध है। आलोचना होती है तो हर देश अपना बात भी कहता है, भी मैं मेरी अपनी बात कहूं, भी आप ऐसे कैसे कह सकते हो मुझे? तो भारत ने कहा आप ये कहते हो ना भी हम किसी एक गुट के साथ रहे, हम तो दोनों के साथ जो दोस्ताना व्यवहार है वो रखे हुए हैं, किसी गुट के अंदर शामिल नहीं है, हम तो आर्थिक विकास के जो संबंध है वो स्थापित कर रहे हैं। और रियल में भारत ने ऐसा किया भी था। अगर आप बात करें, अगर आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, भी भारत के अंदर बड़े लो इस्पात उद्योग है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, और तीसरी में भी जैसे बोकारो हुआ और भिलाई हुआ। बोकारो और भिलाई जो लो इस्पात उद्योग है उनको स्थापित करने में सोवियत संघ ने मदद की थी, जबकि दुर्गापुरा के अंदर हमारा जो सहयोग है वो ब्रिटेन ने किया था, जो कि पश्चिमी गुट का देश था। और राउरकेला ओडिशा के अंदर पश्चिमी जर्मनी ने हमारा सहयोग किया था, वो भी पश्चिमी गुट देश का था। तो यानी हम तो दोनों गुटों से हमारा आर्थिक लाभ है वो ले रहे हैं और दोनों ही हमारा सहयोग है वो कर रहे हैं। तो फिर कहा क्या, तो फिर आप इसके साथ ये मित्रता क्यों की, 1971 में संधि क्यों की? तो उसने कहा जब भारत और पाकिस्तान के बीच 71 वाली जो लड़ाई हुई थी, जब बांग्लादेश एक नया देश बना था, तो उस टाइम सोवियत संघ ने हमारी बहुत मदद की थी। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है भी कोई देश हमारी मदद कर रहा है तो आप ये समझेंगे भी हाँ भी ये तो हमारा अब नहीं रहा, दूसरे का हो गया, हमारे तो दोनों के साथ संबंध है। लेकिन आलोचना का आधार तो लोगों को मिल ही गया। तो भारत की गुट निरपेक्षता का सिद्धांत वही है और भारत का व्यवहार है वो अस्थिर है और विरोधाभासी है। इन उदाहरणों से आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था भारत का शीत युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण नीति, गुट निरपेक्षता का जनकों में शामिल होना, और क्या किया, उससे खुद को क्या लाभ हुआ और किस प्रकार से भारत है विश्व स्तर पर इसकी आलोचना भी झेल रहा है। तो इन मुद्दों के ऊपर हमने बात की। और अब हम लास्ट में ये भी बात कर लेते हैं भी इस पूरी कहानी में जो हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ते रहे, शीत वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, उसके बाद शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, फिर शीत युद्ध क्या था, कारण, उन पर बातें की। तो अब हम जब चैप्टर के समापन की तरफ हैं तो क्यों न हम शीत युद्ध के परिणाम को भी हमें पढ़ लेना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बात मैं और भी करना चाहूँगा, वो ये है भी गुट निरपेक्षता तो आप अच्छे से समझ गए, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें आप ये समझे हो भी गुट निरपेक्षता क्या है। हमें इसकी प्रासंगिकता पर भी बात कर लेनी चाहिए भी आज के हिसाब से इसका क्या हालचाल है। तो गुट निरपेक्षता का मतलब हमने समझा भी गरीब और विश्व के जो छोटे देश है उनको किसी भी महाशक्ति का पिछलगू यानी सैटेलाइट नहीं बनना है भी मैं तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है वो अपना सकते हैं और मौजूदा जो असमानताएं हैं उनको निपटने के लिए वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाने के संकल्प पर भी टिकी हुई है। अपने आप में ये विचार बहुत ही महत्व रखते हैं और इसलिए हम ये कह सकते हैं भी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी ये जो गुट निरपेक्षता है ये प्रासंगिक है। आज भी समय की मांग है भी ये गुट निरपेक्षता और अच्छे तरीके से और इसकी अच्छी परिभाषा क्लियर करके इसे लागू रहना चाहिए और अधिक से अधिक देश है वो इसमें शामिल होना चाहिए। तो यानी प्रासंगिक है, हम ये नहीं कह सकते भी आज के समय में इस समकालीन विषयों के अंदर भी इस चीज की जरूरत नहीं है। ये अच्छी चीज है, जरूरत है बस इसमें कुछ सुधार करने की। तो
एक तो ये भी परिणाम के अंदर हम पढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं परिणाम क्या रहा। सबसे पहले तो हुआ दो ध्रुवीय विश्व बने शीत युद्ध के कारण। रिजल्ट क्या देखा हमने, दो ध्रुवीय विश्व में बंट गया, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट में दुनिया है वो बंट गई। दोनों गुटों ने दूसरे देशों के साथ सैन्य संधियां की, दूसरे देशों के साथ सैन्य संधियां, यानी नाटो है, सीएटो है, सेंटो है, वार्सा पैक्ट, ये समझौते सैनिक संधियां हैं वो की। और तीसरी बात करें, इन दोनों गुटों के बीच में हथियारों की होड़ भी शुरू हुई। हथियारों की होड़ शुरू हुई तो फिर हथियारों के ऊपर अंकुश रखने के लिए भी बहुत सी संधियां हैं वो आपस में की, जिसको हमने पढ़ा एलटीबीटी, एनपीटी, साल्ट, स्टार्ट, वो सारी चीजें, ताकि हथियारों पर है वो अंकुश लगाया जाए। और उसके बाद में गुट निरपेक्ष देशों का जन्म होता है। और हमने ये भी बात की भी, हाँ आज भी ये बहुत अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से शीत युद्ध ने एक चीज बहुत अच्छा किया भी, तनाव जरूर बना रहा, छोटे मोटे युद्ध होते रहे, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध है वो टल गया, वो भी इसी शीत युद्ध के कारण भी। भड़ास तो ये निकालते रहे शाब्दिक रूप से, लेकिन वर्ल्ड वार से पूरी दुनिया है वो बच गई, पूरी तबाही से बच गई। तो ये था अपना प्रथम पार्ट, शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वार एरा को हमने एक फिल्म की कहानी की तरह वेब सीरीज के माध्यम से आज कंप्लीट किया। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो सारे अपने इन सभी पार्ट की कहानियों में आ चुके हैं। पीडीएफ का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के नीचे दिया हुआ है, जिसे आप अच्छे से अपनी होमवर्क की कॉपी में लिख सकते हो। बोर्ड परीक्षा के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अब चलिए अपने इस टॉपिक को यहीं विराम करते हुए बात करेंगे अगली एक नई कहानी को जो इसी से जुड़ी हुई है। आगे के दौर के बारे में पढ़ेंगे और नई स्टोरी लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।